गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पद्य खंड का 5वां अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले मैं आपको निराला जी का जीवन परिचय प्रदान कर दूं। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला गांव के मूल निवासी थे। निराला का मूल नाम सूर्य कुमार था। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माता का देहावसान हो गया। निराला जी की विधिवत स्कूली शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक हुई। उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ जो एक विदुषी महिला थी। उन्हीं की प्रेरणा से निराला की रुचि साहित्य और संगीत में हुई। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर चल बसे। अंत में उनकी विवाहित पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। लगातार होने वाली इन मौतों से निराला को जैसे मौत का साक्षात्कार ही हो गया था, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। उनका निधन सन 1961 में हुआ। निराला को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1916 ईस्वी में लिखी कविता जूही की कली से मिली और बाद में वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय से वो जुड़े और सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हो गए। 1935 में वे लखनऊ से निकलने वाली सुधा पत्रिका से जुड़े। 1942-43 से वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में आकर रहने लगे थे। निराला जी को जीवन पर्यंत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला जी कहीं टिककर काम नहीं कर सके। जीवन भर अभावों से जूझते निराला को सर्वत्र विरोध झेलना पड़ा। परिवार, समाज, आलोचक, प्रकाशक, मित्रों तक ने उनका विरोध किया। राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का सत्य इन पंक्तियों में व्यक्त किया और कहा कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध, अर्थात अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। निराला छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं, क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है। वे क्रांतिदर्शी कवि हैं। बादल राग उनकी क्रांति भावना से युक्त कविता है। इसी प्रकार वह तोड़ती पत्थर कविता भी प्रगतिवादी स्वर से युक्त है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है। वे प्रकृति प्रेमी कवि हैं। भारतीय कृषक जीवन से भी उनका लगाव है। निराला जी ने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। वस्तुतः उन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी है। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की, इनकी रचनाओं की। निराला को सर्वाधिक प्रसिद्धि 1916 ईस्वी में लिखी कविता जूही की कली से मिली और बाद में वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय से जुड़े और सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हो गए। 1935 में वे लखनऊ से निकलने वाली सुधा पत्रिका से जुड़े। 1942-43 से वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में आकर रहने लगे। निराला जी को जीवन पर्यंत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला जी कहीं टिककर काम नहीं कर सके।
जीवन भर अभावों से जूझते निराला को सर्वत्र विरोध झेलना पड़ा। परिवार, समाज, आलोचक, प्रकाशक, मित्रों तक ने उनका विरोध किया। राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का सत्य इन पंक्तियों में व्यक्त किया और कहा कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराला छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं, क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है। वे क्रांतिदर्शी कवि हैं। बादल राग उनकी क्रांति भावना से युक्त कविता है। इसी प्रकार वह तोड़ती पत्थर कविता भी प्रगतिवादी स्वर से युक्त है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया है। वे प्रकृति प्रेमी कवि हैं। भारतीय कृषक जीवन से भी उनका लगाव है। निराला जी ने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। उन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। अब हम इनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करते हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। ये निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है। जब हम इनके उपन्यासों की बात करते हैं तो बिल्लेसुर बकरिया, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, चोटी की पकड़, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। कहानियों में सुकुल की बीबी और लिली। हिंदी की छायावादी कविता में निराला का महत्वपूर्ण योगदान है। तथापि वे प्रगतिवाद के भी सशक्त यानी मजबूत हस्ताक्षर हैं। अक्खर स्वभाव के धनी निराला की काव्य प्रतिभा निश्चय ही अद्भुत थी। उन्होंने जीवनियाँ और निबंध भी लिखे हैं। अब बात करते हैं दी गई कविता की। निराले की कविता पहली है उत्साह। इस उत्साह कविता में दार्शनिकता, क्रांति, विद्रोह, प्रेम की सहजता तथा प्रकृति के विराट स्वरूप का चित्रण है। पाठ्यपुस्तक में संकलित इनकी कविता उत्साह बादल को संबोधित करके लिखा गया एक आह्वान गीत है। इस कविता में बादल एक और पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। कविता में ललित कल्पना तथा क्रांति चेतना दोनों की अभिव्यंजना हुई है। दूसरी कविता दी है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में फागुन के मादक वातावरण को प्रकट किया गया है। कवि ने फागुन के इस मादक स्वरूप को अनगिनत संदर्भों में ग्रहण किया है। फागुन के मादक सौंदर्य को देखकर मन स्वतः ही उल्लास से भर जाता है। कवि को लगता है जैसे फागुन मास में ही चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके फाल्गुन मास में चेतना के रंग को भर दिया है। फाल्गुन मास सांस ले रहा है, सांस लेने से ही चारों तरफ सुगंधी फैल जाती है। वही सुगंधी पंख लगाकर आकाश में उड़ जाती है। वृक्षों में नए पत्ते उग आए हैं। कई वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध से ओतप्रोत माला पड़ी हुई है, अर्थात सुगंधित फूल खिल गए हैं। प्रकृति की सौंदर्य राशि चारों तरफ फैली हुई है। अब बात करते हैं हम कविता की। कवि कह रहा है बादल गरजो, कि ये बादलों तुम गरजना प्रारंभ कर दो, क्योंकि कवि को बादल के गर्जना में नव चेतना और सृजनात्मकता का, उत्साह का स्वर सुनाई देता है। वो कहता है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वो कहता है बादल से गरजने का आग्रह करता है और कवि कहता है हे बादल तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। उसके बाद कहा ललित ललित काले घुंघराले,
कि सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे रूप वाले बालकों के जैसे बादल, कि तेरे हृदय में बच्चों के समान सुंदर कल्पनाएं हैं। तुम गरजो, तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। विद्युत छवि और में, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक छिपी हुई है। किसके समान? कवि के समान, नव जीवन वाले, और तुम संसार में नई जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, कि अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दे दो। हे बादल तुम गरजते रहो। दूसरा पद्यांश दिया है, विकल विकल उन्मनते उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहता है, क्या कहता है, कि संसार में चारों तरफ ग्रीष्म की तपन से लोग व्याकुल हैं। विश्व के यानी संसार के, निधाग यानी गर्मी से, सकल यानी सारे जन यानी व्यक्ति पीड़ित हैं। और वो क्या हो रहे हैं? विकल विकल उन्मनते उन्मन, कि व्याकुल व्याकुल अनमने और बेचैन हो रहे हैं। लोगों के मन उछते हुए थे, अनमने थे। इसलिए क्या करो? आए अज्ञात दिशा से तुम अनंत के घन, कि इस ग्रीष्म की तपन को दूर करने के संदर्भ में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि ये बादलों इतना गरजो और बरसो कि प्रतिपल बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जो अनमने जन हैं, उद्विग्न व बेचैन हैं, समस्त संसार में शीतलता व्याप्त हो जाए। ऐसे भीषण समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर के क्या करो? गर्मी से तपती पृथ्वी को बरसकर अपने शीतल जल से शीतलता प्रदान करो। हे बादलों तुम इतना बरसो कि दुखी जन को सुख रूपी शीतलता प्रदान करो। हे बादलों तुम गरजना प्रारंभ कर दो। अब बात करते हैं इनकी दूसरी कविता, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फागुन मास का यह असीम सौंदर्य, असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध और व्यापक है कि आंखों में समाने का प्रयास करता हूँ तो समाहित नहीं हो रहा है, और लगता है तन सट नहीं रही है। तन यानी शरीर में, किसके शरीर में? प्रकृति के शरीर में भी ये समाहित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात न समाने के कारण ये कांतिमय शोभा प्रकृति में बाहर निकली हुई पड़ी हुई दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि फागुन मास में जो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं उससे उठने वाली सुगंधित वायु का एक एक झोंका हर घर को क्या कर देता है? मादक गंध से भर देता है। तो कवि कहता है कि जब तुम्हारे इस मादक वातावरण में सुगंधित वायु में सांस लेने का प्रयास करते हैं तो इससे घर का हर एक कोना और मन का हर एक कोना भर जाता है। बासंती मस्ती से उड़ान भरते पक्षियों के कारण सारा आकाश पंखमय हो रहा है और हमारा मन भी कल्पना लोक के आकाश में उड़ने के लिए बेचैन हो रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुनी शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर से दृष्टि हटाने का प्रयास करता हूँ तो नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे कहीं हरे और लाल पत्तों से डालियाँ लदी हुई दिखाई देती है, और कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में पड़ी पुष्पमाला के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार से पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फागुनी प्राकृतिक शोभा स्थान स्थान को इतनी सुंदरता दे डाली है जो वहाँ पर समाहित होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। धन्यवाद।